हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपके लिए करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम सितंबर माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे थे। ऑलरेडी हमारे उसमें 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा सितंबर माह का अंतिम पार्ट है, अर्थात इसमें हम 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 5 है, अर्थात सितंबर 21 से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपने सितंबर माह के प्रीवियस 2 पार्ट्स को देख लिया होगा, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक के करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित किया था, जो कि प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसमें 21 से लेकर 30 तक की, मतलब आज ये हमारा अंतिम पार्ट है सितंबर माह से संबंधित, तो उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज के माध्यम से आपको 24 से 36 महीनों के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराएंगे, अर्थात प्रतिदिन हम आपको 1 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं। साथ ही हम प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज में विगत वर्षों में आए प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ ही सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित कराते हैं। उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोग इन सभी सीरीज का लाभ उठा रहे होंगे, और जो लोग नहीं उठा पा रहे तो वो लोग यूट्यूब पे जाकर हमारी प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ों की लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर इन्हें देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, अर्थात करंट अफेयर्स में सितंबर माह के 21 तारीख की घटना को। तो पहली घटना है हमारी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछेगा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का संबंध किससे है। तो वास्तव में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कोस्टल एरिया के प्लेसेस को दिया जाता है। क्लियर? इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में FEE द्वारा, मतलब इंटरनेशनल, ये एक है नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट बेस्ड डेनमार्क की है संस्था, ठीक है। इसने क्या किया है, उड़ीसा के बीच को वास्तव में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया है। और कितने मेजर्स के आधार पर? 4 मेजर्स के। एक तो है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा बाथिंग वाटर क्वालिटी, तीसरा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, और चौथा है सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस। क्लियर? तो अभी किसको मिला है? उड़ीसा को। सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस देश को प्राप्त है? स्पेन, ग्रीस और फ्रांस। हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका और ये है हमारा मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में स्पेन है, इटली है, ग्रीस है। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्षेत्र हैं। स्पेन का क्योंकि कोस्टल एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वहाँ पे इस सर्टिफिकेशन को मिल चुका है। ठीक है, तो आप देख चुके। इससे ज़्यादा आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप में से सोच रहे होंगे सर ये बीच में जो चीज़ लिखी है आपने इसको क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। फिर आता है बीम्स। बीम्स क्या है ये भी आप नाम से ही समझ जाएंगे, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के अंतर्गत। क्लियर? क्या काम करता है? अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करता है। पर्पस क्या होता है? कोस्टल एरिया को साफ सुथरा रखना। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है माउंट एवरेस्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है, इसलिए नहीं। अभी हम बताएंगे क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। K2 गार्डविन आस्टीन दूसरा है। पीक 15 एवरेस्ट की ऊंचाई है। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि पूर्व से पश्चिम हिमालय की पर्वत चोटियाँ कौन सी हैं। यूपीएससी ने आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है,
बट आपसे क्रम लगाने को अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर। और ये प्रश्न फिर मौलिक हो जाता है। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट का मतलब इधर से अरुणाचल प्रदेश से उत्तराखंड की ओर जाने में जो पर्वत श्रेणियाँ क्रम में आती हैं वो कौन कौन सी हैं। क्लियर। हिमालय की तो वो हमें बतानी है। तो एक बार देखते हैं कौन कौन सी हैं। हमारी है पहली चोटी अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, मानसालू, धौलागिरी, चायपू, मकालू, क्लियर, लाओत्से, कंचनजंगा, केटू और माउंट एवरेस्ट। अर्थात पहले माउंट एवरेस्ट, अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पहले माउंट एवरेस्ट मिलेगा, फिर केटू मिलेगा, फिर कंचनजंगा, फिर लाओत्से, फिर मकालू, फिर चाओपी, फिर धौलागिरी, फिर मानसालू, फिर नंगा पर्वत और फिर अन्नपूर्णा। तो आपको दोनों तरफ से याद रखना है। इनके आप लिस्ट बना के याद कीजिए। क्लियर। अब आप में से कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर लोकेशन आप दिखा दो एक बार, माउंट एवरेस्ट है कैसी। तो ऑलरेडी हमने आपको कई बार तो दिखाया है, बट हम आपको फिर से दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए माउंट एवरेस्ट यहाँ पे हमारी एशिया में है। तो ऐसा भव्य बना हुआ है। अभी हम आपको ओरिजिनलिटी में दिखा दे रहे हैं 3D के माध्यम से। ये देखिए ये है वास्तव में माउंट एवरेस्ट आपकी। क्लियर। ये देख रहे हैं आप, ये है वास्तव में पीक। ठीक है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की ये पीक है। समझ गए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको इसमें अन्न को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अन्न हमारे लिए इतनी उपयोगी है नहीं। ऐसे आप देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट का रीज़न है। ऐसे देखते हो सब पर्वतारोही वगैरह जाते हैं वहाँ पे टहलने। ठीक है, बाकी आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गए। तो ये आपने देख लिया। बाकी इसका हम एक मैप अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे जिसमें क्रम में सारी चीज़ें हैं। तो आप उस मैप को देखिएगा। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आप उस मैप का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में बना था, सबसे पुराना है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आता है डैनाइड ईगल फ्लाई क्या है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि डैनाइड ईगल फ्लाई क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती बॉटनी वगैरह के। ठीक है, बट पीआईबी में आते हैं तो हमें इनको लिखना पड़ता है। बायोटेक किसान प्रोग्राम, नाम से ही समझ में आ रहा कि बायोटेक है, किसान भी है, तो क्या पर्पज़ होगा। पर्पज़ होगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर्स, मतलब किसानों को नवीनतम तकनीकें उपलब्ध कराना। किसान केंद्रित योजना है, मतलब केवल किसानों के लिए है। मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 8 बायोटेक किसान हब बनेंगे। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपको दे दे एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्री, तो नहीं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्री नहीं है। फिर आता है वैभव समिट। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि वैभव समिट किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना है। फिर आता है नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे स्लॉथ बियर या हनी बियर पाए जाते हैं। ठीक है, जो अपेंडिक्स 1 के साइड्स में हैं और IUCN में जो वल्नरेबल है। क्लियर। तो एक बार हम नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क की लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है तो आपको उस समय इमेज ही याद आएगी। ठीक है, तो इमेज आपको याद आ जाएगी तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ये देखिए आपका उड़ीसा राज्य में है नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। तो ये आप देख रहे हैं नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क बना हुआ है। थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ऐसे बना हुआ है इसका गेट वगैरह। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये देखो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है, 1960 में बना था। ठीक है, ये देखो भव्य है, काफ़ी सुंदर। आप में से जो लोग उड़ीसा राज्य के हों तो वो देखिएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, बोट वगैरह है, फ्लावर्स वगैरह, हाथी। ठीक है, ये कछुए वगैरह देख लो कितना अच्छा कछुओं को चढ़ने के लिए घूमने के लिए जगह बनाई गई। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, आपको उम्मीद है ये याद हो गया होगा आर्टिकल। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, भारत का पहला ऐसा जू बना था जिसको वाजा में सदस्यता मिली थी। वाजा का मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स, नहीं याद करना है आपको।
वाजय ग्लोबल अलायंस से कई सारे पार्टनर्स हैं, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। यह पार्क इंडियन पेंगोलिन व वाइट टाइगर का लीडिंग जू ब्रीडिंग सेंटर है। वाइट टाइगर आपको मैंने दिखाया था ना, वो सब के सब बैठे हुए थे, तो वही चीज़ है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलिए फिर आता है 1980 में वर्ल्ड का पहला कैपेटिव बिल्डिंग। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं पूछेगा, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है काकती देवी टेम्पल। काकती देवी टेम्पल इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन काकती वंश इम्पॉर्टेंट है। क्यों? आपको क्वेश्चन दे देगा प्राचीन कालीन शब्द या प्राचीन कालीन शहर या प्राचीन कालीन क्षेत्र वारंगल आधुनिक संदर्भ में क्या है, तो आप बताएंगे तेलंगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत। मार्को पोलो आया था रुद्रामा देवी के शासनकाल में। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं पूछेगा। फिर बात आती है सिंचाई के लिए टैंक्स का निर्माण करवाया था यहाँ के राजा महाराजा ने, तो आपसे नहीं पूछेगा। 1000 पिलर टेम्पल रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर है तेलंगाना में, ये भी नहीं पूछेगा। रामात्या मंदिर है। रामात्या मंदिर की खास बात यह है कि ये वास्तव में जिसने मंदिर इसको बनाया है ना, मजदूर ने, उसी के नाम पर है, तो आपसे पूछेगा नहीं। हैदराबाद का गोलकोंडा किला बाद में कुतुब शाही का कैपिटल बनाया गया, नहीं पूछेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, मत पढ़ना। फिर आता है बिजनेस एडवाइजरी समिति। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बिजनेस एडवाइजरी समिति क्या होती है, लेकिन लोकसभा में आपसे समितियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि इसे हम संसद में कराएंगे, संसद वाले टॉपिक में अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, बट यहाँ पे बताना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लीजिए, वहाँ पे फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। तो क्या है, पहली बार 1952 में बनी थी बिजनेस एडवाइजरी समिति, ये नहीं पूछेगा। ये समिति लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आती है। लोकसभा के 15 मेंबर, राज्यसभा वाले में कितने मेंबर, 11 मेंबर। स्पीकर भी पार्टिसिपेट करते हैं, समय निर्धारित करती, बिजनेस बिल कब लाना है कब नहीं लाना है, इन सारी चीज़ों पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या है। INS विराट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं INS विराट है क्या। ये एक सेकेंड सेंचुरी क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या, आप देखते होंगे ना, कई सारे फाइटर जेट को एक साथ विमान पे लोड किया जाता है, तो उनको ले जाने वाला। ठीक है। ऑपरेशन जुपिटर श्रीलंका में काम आया था। ऑपरेशन पराक्रम संसद पे जब हमला हुआ था तो INS विराट ने अपनी भूमिका निभाई थी। गिनीज बुक में नाम है लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप के रूप में। क्लियर, मतलब सबसे ज़्यादा इसने सर्विसेज दी थी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इम्पॉर्टेंट है क्या, फेलुदा। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द फेलुदा क्या है, तो ये एक लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, पूरा नाम क्या है, FNCA S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। नाम नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना, सामान्य याद करना। फेलुदा क्या है, क्या ये एक स्टेरॉयड है, नहीं। क्या ये एक लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, तो हाँ। ठीक है, स्वदेशी है, क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक पर आधारित है। UPSC ने क्रिस्पर पे क्वेश्चन पूछा है। क्रिस्पर Cas9 जो होता है ना, कैंची उसको बोलते हैं, DNA की सीक्वेंसिंग करता है, मतलब कटिंग करता है जीन की, तो UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो फेलुडा पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसलिए भी क्योंकि ये स्वदेशी है। फिर आता है स्कॉच अवार्ड। स्कॉच कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कुछ और, क्लियर, तो अब वो स्कॉच नहीं है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड 2003 में इंस्टीट्यूट किया गया। लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट जिन्होंने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उनका यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। क्लियर। अब इसकी थीम क्या है, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, 10 सूत्र हैं पुलिस के सुधार से संबंधित, कुछ भी नहीं पूछेगा, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक। आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक क्या होती है। इंपॉर्टेंट है इसमें जेनेवा कन्वेंशन। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रही जेनेवा कन्वेंशन का संबंध है किससे, तो सड़क सुरक्षा से। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। इंडिया इसका मेंबर है, मतलब इसका हस्ताक्षर करता है। फिर आता है वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी, मतलब वियना कन्वेंशन का संबंध भी किससे है, रोड सेफ्टी से। आपने एक बार वियना कन्वेंशन और सुना होगा, याद करिए। अभिनंदन को जब छुड़ाया जा रहा था
तो क्या बात हो रही थी कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत पाकिस्तान किसी भी सैनिक को, मतलब किसी भी भारतीय सैनिक को अपने यहाँ बंदी के रूप में नहीं रख सकता है, ठीक है। तो तब वहाँ पे तो वो वियना कन्वेंशन अलग है, वो वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित है कि बच्चों को नहीं मारना है, कई सारी उसमें रूल्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, क्या सिंबल है आपको ये कुछ भी नहीं याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, मतलब वियना कन्वेंशन का इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया किसका है? जेनेवा कन्वेंशन का। क्लियर? तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, तो आज आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो ये आपको पता है। सभी प्रकार के पानी में, मतलब फ्रेश, लवड़ी व मरीन तीनों में पाया जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी देगी कि साइनोबैक्टीरिया केवल फ्रेश वाटर में मिलता है, केवल लवड़ी वाटर में मिलता है, केवल मरीन में मिलता है? तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब, सभी में मिलता है, मिट्टी में भी पाया जाता है। स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। जो निर्भर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? परपोषी। क्लियर? कोई गर्म स्थान फास्फोरस व नाइट्रोजन की प्रचुरता वाले स्थानों में काफ़ी तेज़ी से पनपते हैं, मतलब एक तरीके का आप समझ सकते हो, ये इंडिकेटर्स भी होते हैं कि जहाँ पे फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पे ये पनपेंगे, और जहाँ पे ये ज़्यादा होंगे तो हम क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है। क्लियर? ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया खतरनाक नहीं होते, कुछ होते हैं खतरनाक, ठीक है। जहरीले पदार्थ जैसे माइक्रोसाइस्टीन व एनोटॉक्सिन ये बनाते हैं, मौत का कारण बन सकता है, अर्थात ये एक तरीके के जहर का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। ऑलरेडी आपने बोत्सवाना को कई बार देखा है, अभी हम फिर दिखा देते हैं। मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। अन्य मकर रेखा वाले देश अफ्रीका के कौन से हैं? नामीबिया है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड मैडागास्कर। अब आपको काफ़ी रिलीफ होता होगा ना कि अरे सर कितनी बार दिखाओगे, मतलब इतनी बार मैप तो आपने शायद जीवन में कभी नहीं देखा होगा यूपीएससी की तैयारी के दौरान, जितनी बार हम आपको यहाँ तुरंत दिखा देते हैं। अच्छा, दिखाने में दिक्कत इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि तुरंत सामने आ जाता है कि नामीबिया मिल गया, बोत्सवाना मिल गया, अफ्रीका मिल गया, मोजाम्बिक मिल गया, मैडागास्कर मिल गया। और वैसे क्या होगा कि एटलस निकालो, फिर उसमें पॉलिटिकल मैप निकालो, फिर उसमें मिल रहा है तो ठीक है, फिर उसमें फिजिकल में जाओ, फिर अफ्रीका का निकालो, मतलब पागल हो जाएगा आदमी। इतनी बोरिंग लाइफ कौन जीना चाहता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर है कैरोटार। क्या है? पूरा नाम है द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल 2020। आपको ये नहीं याद रखना है, आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिए, क्या होता है क्या नहीं होता है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर आता है एफटीए। एफटीए कई बार आप हमेशा सुनते होंगे ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है, जिसमें कस्टम टैरिफ को कम करने या बिल्कुल हटा देने की बात होती है। ये लगभग सभी गुड्स व सर्विसेज में हम देख सकते हैं। अर्थात जो कस्टम ड्यूटी होती है ना, कस्टम ड्यूटी का एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे कि सपोज़ करिए कि जो हमने जैसे सिस्टम परचेज़ किया है, ठीक है, इस सिस्टम को अगर आप अमेरिका में परचेज़ करेंगे, ध्यान देना, अगर इस सिस्टम को आप अमेरिका में परचेज़ करेंगे तो इंडियन करेंसी के हिसाब से इसकी कीमत लगभग पड़ेगी जाके कितनी? 19,000 रुपीज़। क्लियर? बट अगर आप इसे इंडिया में परचेज़ करेंगे तो लाख से भी ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर कस्टम ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिफिन गुड सिस्टम होते हैं, महंगे लोग इसे परचेज करते हैं। जैसे आपने एक बाइक का नाम सुना होगा हमेशा, हार्ले डेविडसन, ठीक है। हार्ले डेविडसन बाइक में क्या खूबसूरती है? एक तो महेंद्र सिंह धोनी जी के पास है और काफ़ी अच्छी बाइक है, अमेरिका की है। जैसे इंडिया की बुलेट वैसे अमेरिका की हार्ले डेविडसन काफ़ी कॉस्टली आती है, मतलब 25 लाख के आसपास से शुरुआत ही है उसकी। तो उसमें क्या है कि 25 लाख की बाइक है अमेरिका में, ध्यान देना,
बट अगर आप उसे इंडिया में परचेज करेंगे ना तो वो 29 लाख की पड़ेगी जाके। मतलब क्या, 4 लाख रुपए तक का इस पर कस्टम ड्यूटी, रोड ऑन ड्यूटी, पास ड्यूटी, मतलब इतनी सारी इस पर फॉर्मेलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं कि आप फिर ये बाइक परचेज ही नहीं करेंगे। ध्यान देना मैं क्यों कह रहा हूँ। और जब बाइक परचेज नहीं करेंगे तो इंडिया की मार्केट में ये बाइक बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। तो इससे क्या अमेरिका खुश होगा? नहीं होगा। इसीलिए आप हमेशा देखना कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तो हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर काफ़ी इशू बने हुए थे, और हद तो तब हो गई कि विगत कुछ महीनों पहले हार्ले डेविडसन बाइक ने अपनी सारी फैक्ट्री इंडिया से बंद करके चली गई। अब हो सकता है कि फिर से ट्रेड डील हो नई तरीके की और फिर से हार्ले डेविडसन बाइक आए। समझ गए? ये और क्या करता है, ये आईपीआर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड कंपटीशन पॉलिसी आदि को भी कवर करता है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर का मतलब है। भारत कई देशों के साथ, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, आसियान कंट्री के साथ एफटीए साइन कर चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। फिर आता है पायलट वेल। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि पायलट वेल कहाँ पे है। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है, तस्मानिया। तस्मानिया की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। तस्मान सी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था क्या, अफ्रीका आपका। अफ्रीका से हम चले ईस्ट की ओर, हमें मिला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के हम नीचे चले, क्लियर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिलेगा तस्मानिया। ठीक है, ये को तस्मानिया है और ये है तस्मान सी। यहाँ पे हमें कौन सी स्टेट मिलती है, बॉस स्टेट। क्लियर, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई। चलिए देखो कितना आसान होता है ना कि हम फटाक से गए वहाँ पे जूम कर दिया, पता चल गया। वरना मैप में कहाँ से हम ढूंढेंगे कि भाई ये तस्मानिया है कि क्या है। क्लियर। चलिए अगला है सस्पेंशन ऑफ सांसद इन राज्यसभा। मतलब राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके ऊपर क्या रूल होता है। तो लोकसभा में अध्यक्ष के पास पावर होती है, बट राज्यसभा के सभापति के पास ऐसी पावर नहीं होती। प्रस्ताव पारित कराया जाता है उस सत्र के अंतिम दिनों तक ही नए सत्र के लिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही बात है, पारित ही नहीं होगा, अर्थात सस्पेंस ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर बात आती है युवा प्लेटफॉर्म। नाम से ही समझ में आ रहा है कि युवा से संबंधित है। आप में से कई सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं, युवा वाला। क्लियर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जॉइंट इनिशिएटिव है मंत्रालय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूनिसेफ का। जेएनयू अर्थात जनरेशनल अनलिमिटेड नाम से जाना जाता है। ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम है। यूथ को इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब यूथ का है तो यूथ से ही संबंधित है। इम्पॉर्टेंट बस ये है कि यूनिसेफ, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि यूनेस्को का है कि यूनिसेफ का है, तो आप बताएंगे कि यूनिसेफ का है। ठीक है, अगला क्या है, 1946 के अंतर्गत बना था यूनिसेफ। उद्देश्य था वर्ल्ड वार, हाँ इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा यूनिसेफ को लेकर, क्योंकि यूनिसेफ पे आपको मटेरियल कभी मिलता नहीं है, चर्चा में रहता है बट ध्यान नहीं देता है कोई भी। ठीक है, कई बार अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, कई बार प्रियंका चोपड़ा जी बनी। ठीक है, तो कई सारे लोग बनते रहते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब भी बने, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1946 के तहत गठन हुआ था। वर्ल्ड वार सेकेंड के समय पर जितने भी बच्चे पीड़ित या अफेक्टेड हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। बच्चों के हेल्थ की बात के साथ साथ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस की बात इसमें की जाती थी। अर्थात यूनिसेफ का पर्पज़ है बच्चों की वेलफेयर से। क्लियर। फिर आता है अभ्यास एयर व्हीकल। आपसे नहीं पूछेगा कि अभ्यास एयर व्हीकल क्या है, किसका है। क्लियर, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इंडिया का है वैसे नाम से, लेकिन आप समझ जाओगे एयर व्हीकल है मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल है, ड्रोन है एक तरीके का, डीआरडीओ ने बनाया है। समझ गए, बाकी आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा। फिर क्या है, संसदीय समितियाँ इम्पॉर्टेंट है, हमने शुरू में अभी पढ़ी थी ना बिजनेस समिति, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है संसदीय समितियों के संदर्भ में। हालांकि हम इसको संसद के टॉपिक में कवर करेंगे, बट यहाँ देख लेते हैं। भारतीय संविधान में दो तरह की समितियों का उल्लेख है, स्थायी समितियाँ और तदर्थ। स्थायी का मतलब ये है कि वो परमानेंट रहती ही हैं पहले से, तदर्थ का मतलब ये है कि उन्हें समय समय बनाया और बिगाड़ा जाता है। क्लियर। फिर आती हैं विभागीय समितियाँ, ये बिल्स, बजट और पॉलिसीज़ ऑफ मिनिस्ट्रीज़ को एग्जामिन करती हैं। 24 कमेटीज़ हैं। ठीक है,
प्रत्येक समिति में लगभग 31 एमपी होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। कार्य समिति इसमें कितना 1 वर्ष की होती है। क्लियर। कोई भी सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट क्या बात है कि जैसे मंत्री बनाए जाते हैं ना कुछ लोग, वो इसके सदस्य नहीं हो सकते। समझ गए। मंत्रालय जिनको मिलता है। फाइनेंस डिफेंस होम समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि फाइनेंस का, डिफेंस का और होम मतलब इन समितियों का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है ज़्यादातर मामलों में। और संयुक्त संसदीय समिति इसे स्पेसिफिक पर्पज से गठित किया जाता है विथ एमपीज फ्रॉम बोथ हाउसेस मतलब दोनों सदनों से मिलाकर इस संयुक्त संसदीय समिति बनती है। फिर आता है चयन समिति। किसी बिल को एग्जामिन करते हैं, इसके सदस्य जो होंगे वो किसी एक हाउस से होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों सदस्यों के, दोनों सदनों के मेंबर हों, दोनों के नहीं होते, एक ही के होते हैं। क्लियर। 3 रास्तों से बिल पहुंचता है। मंत्री स्वयं मांग करे, मंत्री ने ना बोला हो, उस हाउस का प्रेसिडेंसी ऑफिसर है। पास होने के बाद रिजल्ट को एग्जामिन किया जाता है और ये सुझाव बाइंडिंग नहीं होता, मतलब बाध्यकारी नहीं होता। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब हमारा जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है मेडिकेंस। मेडिकेंस क्या होते हैं? एक प्रकार के ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन होते हैं। लानोस चक्रवात ऐसा ही एग्जाम्पल है। 3 आइलैंड भूमध्य सागर में, मतलब जैकोनोथोस, केफालोनिया, इथाका। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको समझना है। भूमध्य सागर के पास ये ऑरिजिनेट हुआ, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन आखिरकार बनते क्या हैं, उनकी कंडीशन क्या है। हालांकि हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में ज्योग्राफी के पोर्शन में ये मौसम और जलवायु को काफ़ी डेप्थ में पढ़ाएंगे, चक्रवात वगैरह सब पढ़ाएंगे, तो चिंता नहीं करनी है। तो देखते हैं क्या क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए वार्म कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, नमी काफ़ी ज़्यादा हो, बट इसमें ट्रॉपिकल लाइक में ड्राई क्लाइमेट सैलो वाटर में बनते हैं। ज़्यादातर नहीं, वर्ष में 1 या 2 बार इनका निर्माण होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गर्मियों में तो मेडिकेंस सर्दियों में, मतलब क्या है कि गर्मियों में जो बनते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और सर्दियों में जो होते हैं उनको मेडिकेंस बोलते हैं, मतलब एक तरीके का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मेडिकेंस काफ़ी ठंडे होते हैं, भूमध्य सागर से ओरिजिनेट होते हैं। इनका डायामीटर छोटा व कोर गर्म होता है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। किसको? जल को या तूफान को, अर्थात उतने खतरनाक नहीं होते। ये डिस्ट्रक्टिव विंड्स नहीं लाते हैं, ठीक है, जितने कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब बात आती है ओ स्मार्ट स्कीम। इम्पॉर्टेंट है, नाम से ही समझ में आ रहा, ओ है तो ओशियन से संबंधित होगा। द ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस। नाम से समझ में आ गया होगा कि इस स्कीम का क्या पर्पज है। समुद्र में खोजबीन से संबंधित है। किस मिनिस्ट्री का होगा? अर्थ साइंस का। इम्पॉर्टेंट ये है, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देख सकते हैं कि भारत के सभी EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के फिजिकल एनवायरनमेंट व मरीन लिविंग रिसोर्सेज के मध्य जो भी रिलेशन है उनको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करने का काम होता है। क्लियर। कोस्टल वाटर की क्वालिटी को एक्सेस करना, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चेंज शोर लाइंस को एसेस करना आपसे नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है। ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसे कई सारी संस्थाएं जारी करती हैं, तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का पार्ट है, आपसे इसमें नहीं पूछेगा। फिर आता है स्वच्छ विद्यालय अभियान। आपसे तो नहीं पूछेगा कि स्वच्छ विद्यालय अभियान किसका है, हालांकि बस ये देख लीजिए 2014 में शुरू हुआ था। मिनिस्ट्री एजुकेशन, पर्पस राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट करना, फंड CPSC के द्वारा। क्लियर। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ सेशन, कई तरीके से स्थगन, विघटन और सत्रावसान। इसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहे ना क्योंकि मज़ा नहीं आएगा जब तक आप संसद के बेसिक कॉन्सेप्ट को ना समझें, तो हम प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में कराएंगे। फिर आता है कृतज्ञ हैकथॉन, मंत्रालय कृषि व किसान कल्याण। फॉर्म में मैकेनाइजेशन लाया जाए, मतलब मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, इससे संबंधित है। बाकी आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना आपको पता हो। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट,
थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। भारत सरकार व वर्ल्ड बैंक का कमांडेड बाय ICAR 2017, मतलब भारत सरकार व वर्ल्ड बैंक मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च की हैं। इसे कमांड किया जाता है ICAR के द्वारा रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। फिर है पूसा डिकम्पोजर। आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूसा डिकम्पोजर क्या है। तो ईडी ने इसे इन्वेंट किया है। पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। क्या है ये? फंगी स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट किया गया है, 4 टैबलेट्स का सेट बनाया गया है, जिसे पैडी पर डाल देने से इनका डिकम्पोजर काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। मतलब क्या है? आप पराली नाम सुनते होंगे। अभी आपने कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल साहब की पिक्चर्स देखी होंगी कि वो पराली के खेतों में जाकर वहाँ पे डिकम्पोज करा रहे हैं। तो वो जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं ना, वो वास्तव में पूसा डिकम्पोज़र है। अर्थात उस पराली के ऊपर इसको डाल दिया जाता है, तो ये क्या करती है, टैबलेट्स उस पराली को डिग्रेड कर देती हैं, डिकम्पोज कर देती हैं और मिट्टी में उसे मिला देती हैं। समझ गए? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सजेशन में ये लिख सकते हो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछें तो आप वहाँ बता सकते हो। ठीक है। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अरब लीग के बारे में। तो नाम से समझ में आ रहा अरब कंट्री से संबंधित है, मतलब इंडिया इसका मेंबर नहीं होगा। पहली बात तो ये कंफर्म हो जानी चाहिए। क्या है? ये एक रीजनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ ऑन द अफ्रीका एंड आसियान महाद्वीप से संबंधित है। 1945 में गठन किया गया। 22 मेंबर कंट्री हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेटस हैं। पर पर्पस क्या है? प्रमोट द इंडिपेंडेंस, संप्रभुता, अफेयर्स व लाभ आपस में शेयर करना। इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, ये याद रखना है। ठीक है। प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 22 कंट्री कौन कौन से मेंबर हैं आप बस उनको देख सकते हैं और उनकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन है। अल्जीरिया है, बहरीन है, कोमोरास है, जिबूती है, इजिप्ट है, इराक है, कुवैत है, लेबनान है, जॉर्डन है, मॉरिटानिया है, मोरक्को, सऊदी अरब, कतर, लीबिया, ओमान, सोमालिया, सूडान, ठीक है, सीरिया, यमन, यूएई, ट्यूनीशिया। क्लियर। फिर क्या है? पैलेस्टीन। समझ गए? अब आप एक बात बताइए, क्या इसमें ईरान है? नहीं है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसका मेंबर ईरान नहीं है। अब पैलेस्टीन भी इसका मेंबर नहीं है, मतलब वो भी इससे आउट हो चुका है। तो एक बार लोकेशन सबकी देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा पृथ्वी। अब यहाँ पे हम इसको जूम करते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, ये इजिप्ट हो गया, ये सूडान हो गया, ये इरिट्रिया हो गया। क्लियर। ये जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया, यमन हो गया, ठीक है, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया और सऊदी अरब हो गया। क्लियर। इराक हो गया आपका, जॉर्डन हो गया, इज़राइल हो गया, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, ठीक है, टर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान, अल्जीरिया आप देख रहे होगे ना। तो देखो ये है आपका अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है, मोरक्को भी था। ठीक है। दूसरा आप देख रहे होंगे क्या? कोमोरस। कोमोरस आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा कोमोरस। ये सेशल से आपका, ये देखिए ये है कोमोरस आपका आइलैंड। क्लियर। मायोट्टी, ठीक है, ये भी आइलैंड उसमें शामिल था। तो ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। चलिए अब आता है CICA एंड सार्क। नाम से ही समझ में आ रहा है CICA एंड सार्क है। वैसे आपसे इस पर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है। तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, किसी भी तरीके का इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको नहीं याद करना है। ठीक है। चलिए इम्पॉर्टेंट है बस इसमें सचिवालय कहाँ पे है? नूर सुल्तान। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नूर सुल्तान जो शहर है वो अफ़गानिस्तान का है, तो आप कहेंगे नहीं, कजाकिस्तान का है। तो कजाकिस्तान की एक बार लोकेशन देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका अफ्रीका। ठीक है। ऊपर हम गए अफ्रीका के, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ये हुआ आपका। ठीक है। अब हमें देखना है कहाँ पे? कजाकिस्तान। क्लियर। तो ये पाकिस्तान हुआ, ये आपका मिला कजाकिस्तान। क्लियर। तो एक मिनट थोड़ा और जूम कर दें। ये देखिए ये कजाकिस्तान है, मतलब कजाकिस्तान की सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। ठीक है। और दूसरा क्या है? अरल सी से, मतलब
ये है ना आपका अरल सी, काऊ मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो से सीमा लगती है और ये वास्तव में सूख रहा है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन 2018 में पूछा है। खैर अब नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है, समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है। इसमें और कुछ है नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इंडिया मेंबर है, आप चाहें तो बस पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। सार्क क्या है? ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन इन साउथ एशिया, हेडक्वार्टर ढाका, 1985 में इसका गठन हुआ। सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। क्लियर। 8 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। अफगानिस्तान 2017 में ज्वाइन किया था। भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है और नेपाल है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? श्रीलंका, मालदीव, मतलब ये 8 कंट्री मेंबर हैं। महत्वपूर्ण है सार्क 3% वर्ल्ड एरिया नहीं पूछेगा यहाँ पे। जब आप सार्क की प्रासंगिकता को लिखते हैं ना तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बट यहाँ नहीं बनेगा। फिर आता है नासा डाटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, आपसे नहीं पूछेगा। चंद्रा एक्सरे क्रिएट सेंटर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि चंद्रा एक्सरे जो सेंटर प्रोजेक्ट है ये किसका है? क्या नासा का है? क्या इसरो का है? तो ये नासा का है। नाम भले चंद्रा हो, क्योंकि चंद्रशेखरन के नाम पे इसका नाम चंद्रा रखा है, नासा ने सम्मान दिया है। क्लियर। इम्पॉर्टेंट क्या है? डाटा सोनिफिकेशन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाटा सोनिफिकेशन से आशय है, तो देखते हैं क्या होता है। इस डाटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट में जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है उसे इमेज से कलेक्ट किया जाएगा, हम उसे ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम कोई इमेज देखेंगे और उसे ऑडियो में कन्वर्ट करके फिर उस आवाज़ को हम सुनने की कोशिश करेंगे। क्लियर। डाटा सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हम किसी इमेज में जो डाटा है अर्थात उसमें जो पिक्चर होगी उसे साउंड वॉल्यूम ग्रांट कर देंगे और जो साउंड वॉल्यूम इस कंटेंट डाटा को देंगे, इसी प्रक्रिया को डाटा सोनिफिकेशन कहते हैं। सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है कि उसमें अपनी आवाज़ देना। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है किसी भी तरीके का कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ये कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आता है आईसीजे और आईसीसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इससे बन सकता है, डिफरेंस कराने को क्वेश्चन बन सकता है, तो देखते हैं क्या है। आईसीजे का पूरा नाम है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। ठीक है, यह एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 16 एमिनेस्ट ज्यूरिस्ट हैं। पर्पस है डेवलप नेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना। क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आप बताइए, ये जो आईसीजे है क्या ये यूएन का पार्ट है? अभी आपने पढ़ा था ना यूएन के अंग, तो उसी का है। ठीक है, चलिए अब आता है लोक अदालत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि हमने आपको लास्ट जुलाई के करंट अफेयर्स में इस चीज़ को पढ़ा दिया है, फिर भी आपको देख लीजिए। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है। कोर्ट में लंबित जाने वाले आम सहमत से सुलझाए जाते हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कट 1987 के तहत स्टेचुरी स्टेटस मिला है। इसके जो डिसीजन होते हैं वो सिविल कोर्ट्स के बराबर होते हैं। डिसीजन इसके बाध्यकारी होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में क्या इसका बाध्यकारी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसके जो डिसीजन हैं वो बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, वापस से अप्रूवल अपील नहीं कर सकते लोक अदालत में। मतलब अगर एक बार डिसीजन हो गया ना तो आप लोक अदालत में नहीं कर सकते। हाँ, लोक अदालत के बाहर नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं उनमें कर सकते हैं। कोई फीस नहीं ली जाती, कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। कौन कौन से केस लोक अदालत में जा सकते हैं? कोई केस जो कोर्ट में पेंडिंग है, कोई भी केस जो कोर्ट में जाने वाला है, आप उसे पहले भी लोक अदालत में ले जा सकते हैं। आम सहमत से सुलझाने वाले केस जा सकते हैं। ये 3 कंडीशन है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, तो इन 3 कंडीशन को आपको याद रखना है। पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी डेप्थ में हम आपको बताएंगे कि इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा। तो देख सकते हैं पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस है, मतलब पृथ्वी का मतलब ही होता है सरफेस। आकाश क्या है, एयर टू एयर। क्लियर। तो पृथ्वी सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। क्लियर।
350 किलोमीटर इसकी रेंज है। अग्नि पे देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्यों अग्नि 4, अग्नि 5, क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, समझ गए। तो हम बताएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, साइंस टेक की जब सीरीज पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। कैपेसिटी 500 से 1000 केजी का वॉर हेड ले जा सकती, मतलब इतने वजन का बारूद आप कह सकते हो ले जा सकती है, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंस इंश्योरेंस, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वास्तव में क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए बस कि बैंक की तर्ज पर ही अब इंश्योरेंस कंपनी को दर्जा दिया गया है टू बिग और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल, अर्थात 3 इंश्योरेंस कंपनी को दर्जा दिया गया है, LIC को, GIC को, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को। ऑलरेडी हमने अपनी इकोनॉमी की बुक सीरीज में LIC, GIC इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया है, तो आप में से जिन लोगों का ना कवर हो वो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपकी इकोनॉमी काफ़ी कम समय में, मतलब हमने 24 पार्ट में पूरी तरह से कंप्लीट करा दी थी, क्लियर। तो अब देखते हैं ये एक ऐसे इंश्योरेंस हैं जो इस तरह का मार्केट डेवलप करते हैं जो कि डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली बहुत बड़े हैं। साथ ही ये गलती से भी अगर फेल होने की संभावना रखते हैं तो इससे पूरे के पूरे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल सी बात है, वैसे ही जैसे हमने बिग टू फेल बैंक के बारे में पढ़ते हैं ना, कि कोई भी बैंक है अगर वो डूबता है तो उससे पूरी के पूरे सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन इस पर नहीं पूछेगा। अगला है जीमैक्स, आपसे नहीं पूछेगा कि भारत और जापान के मध्य एक्सरसाइज या भारत पाकिस्तान के मध्य, नहीं पूछेगा। फिर आता है INS चेन्नई, स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत है, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। INS तरकस, INS का क्या मतलब होता है, आप लोग बड़ी देर से सोच रहे होगे सर अभी आपने INS विराट पढ़ाया, इंडियन नेवल सिंपोजियम, पूरा मतलब ये होता है, ठीक है। INS तरकस रसिया से लिया गया। INS दीपक रिप्लेनिशमेंट टैंकर्स हैं, आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है ओपन ओशियन, ठीक है। फिर क्या है, ग्रीन वाटर का मतलब होता है कोस्टल वाटर या बंदरगाही वाटर, और ब्राउन वाटर का मतलब होता है नेविगेशनल रिवर या एस्चुरीज। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन जब भी आता है ना कि ब्लू वाटर की चर्चा की जा रही है तो आप समझ जाइए कि पूरे के पूरे जो ओपन समुद्र का एरिया है ना उसकी बात हो रही। ग्रीन वाटर की अगर बात की जा रही है तो कोस्टल एरिया या बंदरगाही इलाके की बात की जा रही। ब्राउन वाटर है तो समझो वहाँ पे नेविगेशनल मतलब नाव वगैरह को चलाया जा सकता है, एस्चुरी वहाँ पे निर्मित होती हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अन्य भारत व जापान के मध्य एक्सरसाइज कौन सी हैं, धर्मा गार्जियन है, सिनायु मैत्री है, ठीक है, और मालाबार विथ USA। बाकी इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है इंग्लिश चैनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड का साउथ और फ्रांस का उत्तर के मध्य है, एक बार आप लोकेशन देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो ये है हमारा कजाकिस्तान, यहाँ से हम चले कहाँ, ये आपका क्या मिला, फ्रांस है, ठीक है। अब इंग्लिश चैनल की बात कर रहा है, ये है आपका इंग्लिश चैनल, देखिए यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ये इंग्लिश चैनल, ये देख रहे हैं ना इंग्लिश चैनल। और ये क्या कौन सा रीजन है, ये फ्रांस है उत्तर का, और ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का दक्षिण का हिस्सा है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। अटलांटिक का छोटा सा आम है, आराम से आपको पता है कि अटलांटिक समुद्र की बात कर रहा है, ये पूरा अटलांटिक ही तो है इधर तक का, ठीक है। फिर क्या है आगे, आगे डोबर जल संधि नॉर्थ सी व इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है। देख लेते हैं भाई डोबर जल संधि कहाँ पे है, तो हमने इसको ऐसे किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही जूम किया। अब यहाँ पे आपको मिलेगी डोबर जल संधि, क्लियर। तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है आपको, हम आपको दिखाते हैं, अगर दिखा दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, नाराज़ हो गया होगा बेचारा। तो ये आप कौन सा सी देख रहे हैं, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है, डोबर संधि। शायद अगर मिल जाए, क्योंकि मिल जाए तो अच्छा ही रहता है पढ़ने में। देखो स्टेट ऑफ डोबर, क्लियर, तो आप समझ गए ये संधि है। बाकी आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
अब आता है स्ट्रेप्टोटाइफस। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि स्ट्रेप्टोटाइफस क्या है। ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, ट्रीटमेंट एंटीबॉडीज़, नो वैक्सीन। देखो अभी जो नई नई बीमारियां आ रही ना, इनकी वैक्सीन इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं है, बस ये कि ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इतना बस आपको देखना है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आपसे नहीं पूछेगा ये क्या है, बस आपको जानना है कि रोड से संबंधित है, मतलब दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ और कॉरिडोर पर चलाया जाएगा, जो दो शहरों के मध्य की दूरी को कम कर देगा। एनसीईआरटी के द्वारा कई राज्यों के साथ में पार्टिसिपेशन किया गया है। इंडिया की पहली आरआरटीएस इन एनसीआर। आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी। फिर आता है नगार्नो काराबाख क्षेत्र। ऑलरेडी हम कई बार इस क्षेत्र को पढ़ चुके हैं। नगार्नो काराबाख क्षेत्र कहाँ है? आर्मेनिया व अज़रबैजान के मध्य। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं आर्मेनिया की लोकेशन। ये देखें, ये है आपका क्या, रोमानिया, बुल्गारिया, क्लियर। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, अज़रबैजान, और यहाँ आपको मिलेगा आर्मेनिया, क्लियर। तो ये देखिए, ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के मध्य यहाँ पे है नगार्नो काराबाख। देखो एक बार हम आपको दिखा दें तो आप कहेंगे कि नगार्नो, ये देखो नगार्नो काराबाख क्षेत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये विवादित है, किसके किसके मध्य, अज़रबैजान और आर्मेनिया के मध्य, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक लाइन क्या कि अज़रबैजान की सीमा किससे लगती है? क्या काले सागर से लगती है? तो नहीं, केवल कैस्पियन से लगती है। काले सागर से क्या आर्मेनिया लगता है? नहीं लगता, उसमें जॉर्जिया, टर्की, ठीक है, रसिया, ये सब लगते हैं, रोमानिया वगैरह। तो ये आपको लोकेशन अच्छे से पता है, कई बार आपने पढ़ा है। चलिए अगला है दुर्गम चेरेवे लेक। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि दुर्गम चेरेवे लेक कहाँ की, तेलंगाना की, नहीं पूछेगा। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, सैंडलवुड का मतलब चंदन, इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल परसाइट्स, कर्नाटक में पहली बार। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मत सोचिए। क्वेश्चन किस पे आएगा? सैंडलवुड पे, कि रेड सैंडलवुड। देखो रेड सैंडलवुड अलग चीज़ होती है, ठीक है, और सैंडलवुड अलग चीज़ होती है। रेड सैंडलवुड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो उत्तेजक दवाइयाँ होती ना, जो कैप्सूल्स होते हैं, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। खासतौर पर चाइना में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है। दक्षिण भारत की स्थानिक प्रजाति है, मतलब साउथ इंडिया में एंडेमिक है, केवल साउथ इंडिया में ही इसकी उत्पत्ति होती है। अब आपको दे दे हिमालयन रीजन में पाया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं साहब गलत बोल रहे, हिमालयन रीजन तो है ही नहीं, ठीक है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक के राज्यों में है। आयुसियन नियर थ्रेटेंड है, लाल मिट्टी में पैदा होती है मतलब, और कई बीमारियों का उपयोग में काम आती है, ठीक है। फिर आता है हयांग ट्यूसी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। UNWTA, बस इतना याद रखना कि ये किसका है, नाम आगे UN है तो समझ जाएंगे कि आप WTO है, मतलब UN से ये जुड़ा हुआ है। फिर आता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। UPSC देखो पुरस्कारों पे क्वेश्चन नहीं पूछती है, बट पता होना चाहिए। जैसे आपने स्कोच पढ़ा ना, वैसे ही शांति स्वरूप है, CSIR के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेरियस डिसिप्लिन्स में आउटस्टैंडिंग इंडियन वर्क किया हो, उसको इस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। मतलब कि वो पर्सन जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना योगदान दिया हो, उसे ये अवार्ड मिलता है 7 डिसिप्लिन के आधार पे। मतलब 7 क्राइटेरिया हैं, फिजिकल साइंस, केमिकल, बायोलॉजिकल, मेडिकल, मैथमेटिकल, इंजीनियरिंग और अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन, प्लानिटरी साइंस, क्लियर। 45 इयर्स उम्र हो मैक्सिमम 2 लोगों को, 5 लाख, ये कुछ भी आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है NCDC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनक्लेड पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर 2022 के प्रीलिम में या 2021 के प्रीलिम में आपसे NCDC पे क्वेश्चन पूछ ले। तो पता होना चाहिए, पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1963 में बना था। स्टेचुरी कॉरपोरेशन है, एक्ट से बना है तो स्टेचुरी होगा। मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव आता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं है। पर्पस क्या है? प्लानिंग एंड प्रमोटिंग प्रोग्राम फॉर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। मिशन साहकार 22 किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात है, आपसे नहीं पूछेगा। साहकार मित्र क्या है, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। फिर आता है मिशन लंटाना। लंटाना क्या है? वास्तव में एक प्रकार का पौधा है विदेशी प्रजाति का, वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसी को नाम दिया गया मिशन लंटाना। मतलब उसे रोका जाए, वो उस पौधे की जो प्रजातियां जहाँ जहाँ पनप रही हैं उसे वहाँ से उखाड़कर फेंका जाए। ठीक है। फिर आता है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, बस पता हो राजस्थान की है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक। फिर आता है आपका पैथालेट्स। पैथालेट्स क्या है? यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि पैथालेट्स क्या होते हैं। वास्तव में एक टॉक्सिक लिंक है एक एनवायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप का। मतलब बेबी के डायपर्स में देखे गए, आप देखोगे ना बच्चों के जो डायपर्स आते हैं, तो क्या होता है कि आजकल की माएँ भी काफ़ी स्मार्ट हैं, तो उसमें पैथोलेट्स के ये बैक्टीरियल पाए गए हैं। ठीक है। प्लास्टिसिटी इम्प्रूव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे आप लोग देखते होगे ना कि कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी अपने पीसी का वो लिया था, इसका कवर ऊपर का, ठीक है, तो वो काफ़ी बिल्कुल आप कह सकते हो प्लास्टिसिटी है वो प्लास्टिक ही, लेकिन इतना स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट है, तो वो कहाँ से आया? वो वास्तव में पैथोलेट्स के कारण ही होता है। सपोज़ करो आप लोग कई बार एडवर्टाइज सुने होंगे किस चीज़ की? पानी की टंकी की, है ना। पानी की टंकी में क्या कहा जाता है? ये काफ़ी स्मूथ है, टूटेगी नहीं, चटकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें पैथोलेट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पैथोलेट्स ये हुआ। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं हमारा अगला क्या होगा। अगला इसमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगला है हमारा SCNG। SCNG क्या है? पूरा नाम हाइड्रोजन एनरिचमेंट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि गैस को कंप्रेस्ड किया गया है हाइड्रोजन के साथ में, तो CNG में हाइड्रोजन को ब्लेंड कर दो, वो HCNG बन गई। इसका उपयोग हम गैसोलीन, डीजल, फ्यूल, प्रोपलीन, LPG के स्थान पर कर पाएंगे। वही बात है, आपको क्वेश्चन दे देगा इसके कितने फ़ायदे हैं तो आप बता देंगे, सिंपल सा, ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। वही देखो आया ना HCNG से लाभ क्या क्या है, तो आप पढ़िए 70% हाइड्रोकार्बन। ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, बस देखना है। ठीक है। कम मात्रा इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करेगी। आइडियल फ्यूल जो कि भारी वाहनों में भी उपयोग। ऑक्टेन रेटिंग काफ़ी बढ़िया है। चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, H2 की कॉस्ट CNG से ज़्यादा है, ब्लेंडिंग के रेशियो में भी दिक्कत है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आता है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। अभी आपने चंद्रा एक्सरे पढ़ा, किसकी है? नासा की। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप ये किसकी है? माउंट सरस्वती लद्दाख के हेनले में बनाई जा रही, रिमोटली ऑपरेटेड है, इंडिया की है। क्लियर, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आता है संवेदना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि संवेदना है, मतलब सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लोग दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं उनको हेल्प कराने के लिए काउंसलिंग ये नंबर है संवेदना, उस पर ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। 18 वर्ष से कम बच्चों की मदद की जाती है, पूरे इंडिया के लिए स्कीम है ये। NCPCR एक स्टेचुरी बॉडी है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। फिर क्या आता है? फिर इसमें आपको कुछ याद ही नहीं रखना है कि मंत्रालय वुमेन एंड चाइल्ड के अंतर्गत आता है 0 से 18 वर्ष के बच्चे। ये पॉक्सो एक्ट 2012 व RTE एक्ट 2009 को भी ओवरसीज करता है कि वो अच्छे से अच्छे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पाइप वर्ड्स क्या होते हैं? वेटलैंड प्लांट होता है, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। कैट क्यू वायरस क्या है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कैट क्यू वायरस क्या है। क्लियर। नेचुरल होस्ट होते हैं मच्छर, ये वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी सारे जो आर्टिकल थे वो इम्पोर्टेंट उतने नहीं थे, तो उन्हें हमने छुड़वा दिया। छुड़वाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको अब कहीं और से पढ़ना है, कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। जितना हमने आपको अपने पिछले 3 पार्ट में सितंबर माह के करंट को पढ़ाया, केवल आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम कुछ भी नहीं पढ़ना है।
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे करंट के न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पीआईबी उनको कवर कराते हैं। तो ये भी दिमाग में मत रखना कि सितंबर माह में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट था क्या, नहीं पूछेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस माह का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। साथ ही क्लासेस आपको तीनों की तीनों काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ अर्थात अक्टूबर के माह में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।